हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नए जादुई हैंडबैग की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। विनीता और पूजा दोनों अनाथ लड़कियाँ थी। वो दोनों एक ही अनाथ आश्रम से बाहर निकली थी। अब विनीता एक कंपनी में मैनेजर थी और पूजा उसी कंपनी में ट्रक चलाया करती थी। उसके बावजूद भी दोनों एक साथ एक ही घर में रहा करती थी। पूजा स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। वो लोगों पर अक्सर दया किया करती थी और सबकी मदद करती थी। दीदी, आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया दीदी। पूजा ने तुरंत ही अपने बैग में हाथ डाला और अपना टिफिन निकालकर उस गरीब लड़की को दे दिया। पूजा लंच के समय कैंटीन में अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि उसने अपना टिफिन उस गरीब लड़की को दे दिया था। तो अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इतने में विनीता वहाँ पर आ गई और वो पूजा को देखकर समझ गई और अपना टिफिन देते हुए बोली, ये ले, चल तू मेरा टिफिन खा ले। चल चल, अब जल्दी से खा ले, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। भूख लगी होगी तुझे। क्या? अगर मैं ये खा लूंगी तो फिर तू क्या खाएगी? तो टेंशन मत ले, आधा आधा खा लेंगे। चल चल, अब जल्दी से निकाल, खाएंगे, अब बहुत भूख लगी है मुझे भी। फिर वो दोनों साथ में खाना खाने लगी। तभी विनीता ने पूजा से पूछा, अच्छा ये बता, कहाँ पर दे आई है तू अपना टिफिन? अरे वो रास्ते में एक गरीब लड़की मिल गई थी। बहुत भूखी लग रही थी बेचारी। मुझसे तो उसने खाना मांगा तो मैंने अपना टिफिन तुरंत ही दे दिया। उसे देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। हमें भी ऐसे अनाथ आश्रम में कई बार खाना नहीं मिलता था। अगर हम वहाँ पर नहीं होते तो पता नहीं क्या होता हमारा। पूजा को गरीबों की मदद करने की आदत थी। कभी किसी को खाना खिला देती, तो कभी किसी को पैसे दे देती, तो कभी किसी को कपड़े, जिस वजह से वो बेचारी अपने लिए कुछ खरीद ही नहीं पाती थी और उसके सारे पैसे ऐसे ही चले जाया करते थे। ऐसे ही पूजा एक दिन अपना ट्रक लेकर कहीं जा रही होती है। तभी उसने देखा कि एक गरीब औरत सड़क पर अपने बच्चे के साथ पड़ी हुई है। पूजा दौड़ते हुए उस औरत के पास पहुंची। पानी, 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 मुझे पानी चाहिए, पानी। फिर पूजा ने अपने बैग से जल्दी से बोतल निकाली और उस औरत को जल्दी से पानी पिलाया। और वो औरत होश में आते ही बोली, बहुत दिनों से हम भूखे हैं और मेरा बेटा भी भूखा है। हो सके तो कुछ खाना खिला दो हमें बेटी। पूजा ने अपना वॉलेट चेक किया तो उसमें एक भी पैसे नहीं बचे थे। तो फिर वो उनसे बोली, आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर यहीं पर रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। और फिर पूजा दौड़ते हुए विनीता के पास पहुँची। अरे विनीता, मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, जल्दी से प्लीज, बहुत काम है मुझे। अरे लेकिन हुआ क्या है, तू इतनी जल्दी में क्यों है? फिर पूजा ने विनीता को उस गरीब औरत के बारे में सारी बातें बताई, जिसके बाद विनीता ने पूजा को कुछ पैसे उधार दे दिए। पूजा ने ये बोलकर उन पैसों को ले लिया कि वो जल्दी ही उसे वो पैसे वापस लौटा देगी और वहाँ से फिर से वो चली गई। पूजा दौड़ते हुए उस औरत के पास पहुँची और अपने साथ लाया हुआ खाना और दूध उस औरत को दे दिया, जिससे वो बहुत खुश थी और उसे बहुत सुकून भी मिला। शाम को जब पूजा घर लौटी तो विनीता वहाँ पर बैठी हुई थी। उसने पूजा को रोका और उससे कहा, आप बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तू अगर सारे पैसे ऐसे ही उड़ाती रहेगी तो तेरे लिए पैसे कैसे बचेंगे, बता मुझे। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, तू तो है ना। अरे बस मजाक कर रही थी। अरे खाने के लिए खाना है, रहने के लिए छत है, ऊपर वाले ने सब कुछ तो दिया है, और तो और तेरे जैसी इतनी अच्छी दोस्त भी तो है ना।
हाँ, लेकिन तेरी अपनी भी तो जिंदगी है, तेरी भी तो शादी वादी होगी ही ना, और पैसे की जरूरत तुझे भी पड़ेगी। तुझे अब पैसे बचाने चाहिए। तू सब कुछ बस खर्चा कर देती है, पागल कहीं की। वो सब जब होगा तब देख लेंगे, अभी तो नहीं है ना। और तू इतना टेंशन मत ले, ऊपर वाला है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे वो। हाँ हाँ, ऊपर वाला तो सबके लिए है। तुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अगर तू उस औरत की मदद नहीं भी करती तो भी कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करता। तेरी अपनी भी तो कुछ मदद कर। यार, अपनी ही तो मदद कर रही हूँ। लोगों को खाना खिलाना, उनकी मदद करना मुझे बहुत पसंद है। और अगर सब ऐसे ही सोचेंगे तो कौन किसी की मदद करेगा। तुझे तो समझाना बेकार ही है। अच्छा चल, अब सो जाते हैं। अरे हाँ, कल तुझे मंदिर भी तो जाना है। पंडित जी ने तुझे बुलाया है, उनको शायद कुछ काम है तुझसे। हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी। अच्छा चल, अब जाकर सो जाते हैं। अगले दिन पूजा मंदिर में चली जाती है। वहाँ उत्सव की तैयारियाँ हो रही होती हैं। पूजा भी उन सबके साथ ही उत्सव की तैयारियों में जुट जाती है। कभी फूलों की माला बनाती है तो कभी बेचारी पूजा की तैयारी करती है। इसी तरह शाम हो गई और एक एक करके सभी लोग अपने घर चले गए। अब पूजा अकेले ही मंदिर में बची हुई थी। तभी वो सोचती है, ना जाने आजकल क्या हो रहा है दुनिया में, कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता। बेचारे गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। विनीता को मेरी दूसरों की मदद करना सही नहीं लगता, लेकिन मैं कैसे किसी की मदद ना करूं? मुझसे तो किसी का दुख देखा ही नहीं जाता है। अब अगर मैं उस औरत की मदद ना करती तो हो सकता था भूख से वो मर भी जाती। फिर मैं अपने आप को ही दोष देती रहती। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं गरीब लोगों की और मदद करती, बहुत मदद करती। मुझसे तो किसी का भी दुख देखा ही नहीं जाता है। पूजा दिन भर के काम के बाद बहुत ज्यादा थक गई थी। उसने सोचा कि वो मंदिर में ही थोड़ा आराम कर ले। ये सोचकर पूजा वही मंदिर में ही लेट गई और थकान की वजह से पूजा की थोड़ी ही देर में आँख लग गई। फिर वो सपना देखने लगी कि तभी पूजा के सपने में एक परी दिखाई दी। पूजा, मैं इसी मंदिर में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो और तुम बहुत अच्छी हो। तुम चाहती हो ना कि तुम लोगों की मदद कर सको, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगी। ये लो, ये जादुई हैंडबैग है पूजा। जब भी तुम इसमें हाथ डालोगी और किसी की मदद के लिए पैसे निकालने चाहोगी तो तुम उतने पैसे निकाल सकती हो जितने तुम चाहती हो। लेकिन हाँ, तुम इन पैसों को सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही यूज करना, समझी तुम? परी के जाते ही पूजा की आँख खुल गई। आँख खुलते ही पूजा ने अपने आसपास देखा तो उसे वहीं पर जादुई हैंडबैग मिला जो परी ने उसे नींद में दिया था। पूजा ने जल्दी से वो हैंडबैग उठा लिया और जब उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। अब पूजा बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी समस्या का समाधान मिल चुका था। अब पूजा उस जादुई हैंडबैग को लेकर जहाँ भी जाती और किसी गरीब को देखती तो उसकी मदद जरूर करती। पूजा लोगों की बहुत मदद किया करती थी और पूजा की दोस्त विनीता भी उससे बहुत खुश थी। फिर उस दिन के बाद से वो दोनों सहेलियां हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। एक गांव में पिंटू और अंजू दोनों अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ को उसके पापा की कुछ पेंशन आती थी जिससे वो अपना और अपने दोनों बच्चों का गुजारा करती थी। दोनों भाई बहन पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। उसके पापा के जाने की वजह से उनकी माँ की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उनके छोटे देवर कुमार
और उनकी पत्नी शर्मिला उनसे मिलने आती हैं। देवर जी, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं अब मैं कितने दिन और जीऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रखना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भाभी, आप ऐसा न बोले, आपको कुछ भी नहीं होगा भाभी माँ। देवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रख लेना। अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखूंगा और इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे वाह, खुद ही सारे फैसले ले रहे हो। अरे हमने क्या अपने घर में अनाथ आश्रम खोल रखा है जो इन दोनों को उठाकर अपने घर ले चले? शर्मिला, कुछ तो शर्म करो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ मेरी भाभी की तबीयत खराब है और तुम उनके सामने इतनी घटिया बातें बोल रही हो। अरे अच्छा ही है जेठानी जी मर जाएं और इन दोनों मनहूसों को भी अपने साथ ले जाएं। खुद तो मर जाएंगी और इन दोनों को हमारी छाती पर छोड़ जाएंगी। शर्मिला की ये बातें सुनकर उसकी भाभी बेचारी रोने लग जाती है। अपनी भाभी को रोता हुआ देख कुमार को गुस्सा आता है और वो शर्मिला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मनहूस ये बच्चे नहीं, मनहूस तुम हो। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, नहीं तो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी सारी इच्छाएं, सभी ऐश और आराम मैं पूरा करता हूँ, इसीलिए तुम ज्यादा सिर चढ़ गई हो। भाभी, आप इस चुड़ैल की बातों पर ध्यान न दें। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाभी, और आप चिंता न करें। मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। कुमार की ये बात सुनकर उसकी भाभी खुश हो जाती है और उसी समय दम तोड़ देती है। अपनी भाभी का अंतिम संस्कार करने के बाद कुमार उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कुमार की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम रागिनी था। रागिनी अपनी माँ की तरह ही जिद्दी और बिगड़ैल थी। सुनो, आज से ये दोनों बच्चे यहीं रहेंगे। इन दोनों को यहाँ रहने से यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो घर छोड़कर जा सकता है। ये दोनों भाई बहन अब से मेरे ही बच्चे हैं। कुमार उन दोनों बच्चों का अपनी बेटी के स्कूल में नाम लिखवा देता है। फिर तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। इसी तरह से खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, शर्मिला, मेरा 2 महीने का विदेश में सेमिनार है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे पीछे से इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। कुमार की ये बात सुनकर शर्मिला और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। आप आराम से जाओ जी, आपको किसी भी बात की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कुमार घर से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रागिनी और उसकी माँ दोनों बच्चों को मारने लगती हैं। क्यों रे मनहूस, तुम दोनों की वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे भला बुरा कहा था। मैं अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज से घर का सारा काम तुम दोनों अकेले करोगे और आज से तुम्हारा स्कूल जाना भी बंद, समझे? चाची, आप पिंटू से काम मत करवाइए। पिंटू अभी बहुत छोटा है। आप जो भी कहेंगी वो मैं करूँगी चाची जी। क्या ये छोटा है? मुझे तो नहीं लग रहा छोटा। इसका मुंह देख कितना बड़ा है। 1 मिनट में 4-4 रोटियां खा जाएगा ये, और काम करने में इसे छोटा बता रही है। देखो मॉम, कैसे कैसे बहाने बना रही है हमारे सामने। तुम मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम दोनों मिलकर घर का सारा काम करोगे। अगर काम नहीं किया तो फिर तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। उसके बाद से दोनों माँ बेटी दोनों भाई बहन से घर का सारा काम करवाती हैं और रात को सिर्फ एक बार ही खाने के लिए बासी खाना देती हैं। सोने के लिए बिस्तर भी नहीं देती। दोनों भाई बहन किचन में जमीन पर सोया करते थे। शर्मिला और उसकी बेटी दोनों भाई बहन की बहुत पिटाई करती थी। फिर एक दिन, अरे ओ मनहूस,
इधर आ। जी चाची जी। तुम दोनों ये मटके उठाओ और कुएं से पानी भर कर लाओ। आज घर में पानी नहीं आ रहा है। चाची जी, मैं 2 बार पानी ले आऊंगी, लेकिन पिंटू को मेरे साथ मत भेजो। पिंटू अभी बहुत छोटा है। चाची जी, इतना वजन वो नहीं उठा पाएगा। शर्मिला अंजू को एक जोरदार का थप्पड़ मारती है। मैंने कहा ना, मुझे मत सिखाया कर कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। एक बार मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। दोनों भाई बहन जाओ और जाकर पानी लेकर आओ। और ध्यान रखना, समय से घर नहीं आए तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी और रात का खाना भी नहीं मिलेगा। दोनों मासूम भाई बहन मटका उठाकर पानी लेने चले जाते हैं और वहीं कुएं के पास बैठकर जोर जोर से अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, वापस आ जाओ ना माँ। चाची बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हमें बहुत मारती है। माँ, वापस आ जाओ ना माँ। इतना बोलकर अंजू जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, रो नहीं, ये देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अपनी माँ को देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, आप वापस आ गई। माँ, हमें चाची जी के साथ नहीं रहना। चाची बहुत बुरी है, वो हमें बहुत मारती है और हमसे पूरे घर का काम भी करवाती है और पिंटू से भी सारे काम करवाती है। माँ, मुझे सब पता है बेटा कि तुम्हारे ऊपर वो दोनों माँ बेटी कितना अत्याचार करती हैं। लेकिन अब तुम चिंता मत करो बेटा, अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन्हें उनके किए की सजा भी जरूर मिलेगी। इतना बोलकर उनकी माँ अपने जादू से वहाँ पर 2 जादुई सोने और चांदी के पर्स प्रकट करती है। बेटा, ये 2 जादुई सोने और चांदी के पर्स हैं। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। अच्छा बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर उनकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों भाई बहन पर्स उठाकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और उन्हें ले जाकर किचन में रख देते हैं। फिर एक दिन, सुनो तुम दोनों, मैं और मेरी बेटी आज पार्टी में जा रहे हैं। तुम दोनों को मैं एक कमरे में बंद करने जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम दोनों ने चोरी कर ली तो और मेरे घर से भाग गए तो, इसीलिए मैं तुम दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर रही हूँ। नहीं चाची, आप ऐसा मत करो, मुझे बंद कमरे में बहुत डर लगता है। चाची जी, हम कुछ भी नहीं चुराएंगे। हम इस घर के सिवा कहाँ जा सकते हैं चाची जी? हमारा कोई अपना नहीं है आपके सिवा। आप हमें बंद ना करें, हम पूरे घर का ख्याल रखेंगे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। यदि मेरे सामने ज्यादा बोली तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। शर्मिला उन दोनों बच्चों को कमरे में बंद करके चली जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, कोई बात नहीं छोटे, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू बिल्कुल भी मत डर। मासूम पिंटू को डर की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अंजू भागी भागी दरवाजे के पास जाती है। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा भाई बेहोश हो गया है अंदर, प्लीज मेरी मदद करो। तभी अचानक से उड़ते हुए वहाँ पर दोनों जादुई पर्स आते हैं। जादुई पर्स अपने जादू से पिंटू को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तुम डरो नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम दोनों बहुत ही नेक दिल की लड़कियाँ हो। इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी तुमने हमें खोलकर भी नहीं देखा। हम जादुई पर्स हैं। तुम हमारे अंदर से बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के निकाल सकती हो। अंजू और पिंटू दोनों पर्स में हाथ डालते हैं और उन्हें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद उनकी चाची घर आ जाती हैं। चाची जी, हम आपका ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब इस घर में हम कभी नहीं आएंगे।
इतना बोलकर दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और जादुई पर्स की मदद से दोनों एक बहुत बड़ा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। दोनों भाई बहन अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं। उधर उनके चाचा की नौकरी चली जाती है और अचानक से उनके घर में आग लग जाती है। उसके बाद पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। एक दिन दोनों भाई बहन स्कूल से वापस आ रहे थे, तभी वो दोनों अपने चाचा को देख लेते हैं और भागे भागे उनके पास जाते हैं। चाचा जी, ये क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? फिर अंजू के चाचा उन्हें वो सारी बातें बताते हैं। चाचा जी, आप हमारे घर चलिए और हमारे साथ रहिए। दोनों भाई बहन अपने चाचा चाची और उसकी बेटी को अपने घर ले आते हैं। उसके बाद चाची और उसकी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद से सभी लोग मिलकर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन